Hello students, welcome or welcome back to my channel. I am CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and preparing for your exams. I am back with second academic session and today we will revise part B of company law. In part B मैंने already general meeting and board meeting वाली video डाल दी थी. I hope कि आपने देख ली है, नहीं देखी है तो देख लो. In least possible time मैंने important topics cover कर लिए हैं. Now this is the other topics which is directors and KMP. हाँ, तो ये दो जो टॉपिक है ये भी बड़े ज़रूरी हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं. सो आई वुड एक्चुअली टेल यू कि आप इसको ध्यान से सुनना और मैंने ट्राई किया है इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे कवर करने के लिए. सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड और कल मोस्ट प्रोबेबली पार्ट सी भी आ जाएगा. राइट, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. तो सबसे पहले जब जब भी हमने डायरेक्टर्स की बात करनी है, सबसे पहले मैं बता देती हूँ, हमेशा एक चीज आपने याद रखनी है. जब भी डायरेक्टर्स की बात आती है, ठीक है, डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट की भी बात आती है, तो तीन चीजों का ध्यान जो आपने रखना है विच यू मस्ट कीप इन योर माइंड, वो है फर्स्ट कि उस पर्सन के पास डिन होना चाहिए, सेकेंडली उसका कॉन्सेंट, एंड थर्डली कि वो डिस्क्वालिफाइड तो नहीं है. दिस इज समथिंग आई टेल स्टूडेंट्स व्हाइल आई टीच एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दीज आर द basic things that you should understand. Now what happens mostly we are like ये नहीं important चीजें कैसे याद रखनी, ये भी याद रखो ये, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जिन्हें मैं कहती हूँ कि ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए. तो डायरेक्टर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको ये चीज बोलना चाहती हूँ कि कभी भी डायरेक्टर की बात आती है, डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट की बात आती है, तो ये तीन चीजों का आपने ध्यान रखना है. डिन, उसका कॉन्सेंट और ये कि वो डिस्क्वालिफाइड ना हो. तो जैसे कि सबसे पहले मैंने बोला डिन. डिन इज इम्पॉर्टेंट. अगर आप कभी भी आप भी डायरेक्टर बनना चाहते हो, आपकी कंपनी में कोई डायरेक्टर बनना चाहते हो, तो उसके पास डिन होना चाहिए. डिन को ऑब्टेन करने के दो तरीके होते हैं. एक होती है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी, ठीक है, जैसे XYZ लिमिटेड एक ऑलरेडी कंपनी है, उस कंपनी में कंपनी का बिजनेस चल रहा है, उसमें किसी को डायरेक्टर बनना है, ठीक है, तो उसका प्रोसीजर सिंपल होता है. DIR 3 के थ्रू जो है वो पर्सन डायरेक्टर बन सकता है. DIR 3 फॉर्म फाइल करना होता है, उससे वो डायरेक्टर बन जाता है. लेकिन अगर कोई नई कंपनी है, राइट, इट्स नॉट एन एग्जिस्टिंग कंपनी, इट्स अ न्यू कंपनी, तो न्यू कंपनी के केस में थोड़ा सा इस चीज को देखते हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ध्यान में रखते हुए, ये जो स्पाइस प्लस फॉर्म होता है, राइट, इन कॉर्पोरेशन के लिए जो यूज किया जाता है, उसी में MCA ने एक प्रोविजन क्रिएट कर दी कि अप टू 3 मैक्सिमम डेन्स आप स्पाइस प्लस के थ्रू अप्लाई कर सकते हो. सिंपली अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी में आ रहा है तो वो DIR 3 नॉर्मल फॉर्म फाइल करके आएगा, लेकिन अगर कोई न्यू कंपनी में आ रहा है तो जैसे ही स्पाइस प्लस फॉर्म जब इनकॉर्पोरेशन के लिए फाइल हो रहा है, उसमें उसके थ्रू आप 3 मैक्सिमम डेन्स जो है वो ऑब्टेन कर सकते हो. यहाँ पे की पॉइंट्स टू रिमेंबर ये है, चेंजेस DIR 6 के थ्रू. यहाँ पे ना आपको जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको ये वाला टॉपिक बाद में कराती हूँ, ये पहले करो. ये समरी है डिन फॉर्म्स की जो आपने लर्न करनी है. सो DIR 3 सिंपलेस्ट फॉर्म एंड इंपॉर्टेंट फॉर्म, किसी भी पर्सन को डिन लेना है वो DIR 3 जो है वो फाइल करेगा. DIR 6 होता है चेंजेस का. आप बोलोगे मैम DIR 3 में क्या चेंजेस होंगे पर्टिकुलर. तो DIR 3 ज्यादातर बहुत ही सिंपल फॉर्म है. क्या होता है, इट्स बेसिकली नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, ये सारी बहुत ही जनरल बातें होती है. लेकिन कभी होता है ना कि आपने नेम अपना चेंज करवा दिया, वो तो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, लेकिन एड्रेस चेंज हुआ या ऐसा कुछ भी चेंज हुआ तो आपको फाइल करना है DIR 6, इंटीमेशन ऑफ चेंज इन पर्टिकुलर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. उसके लिए DIR 6 लगता है. DIR 5 लगता है अगर कोई पर्सन सरेंडर करना चाहता है अपना डेन, तो उसके लिए DIR 5. 3B जो है ये नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, ये it's not that important. Then 3C है intimation of DIN by the company to the registrar DIN सर्विसेज. जो डिन का इंटीमेशन जो है वो रजिस्ट्रार को देना है, दैट इज DIR 3C. एंड दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. 3 KYC एंड 3 KYC वेब, ये मैं आपको अभी बताती हूँ. पहले आपने ऊपर वाले समझ लिए, अब वापस आओ स्लाइड पे. इसमें आपने बताया DIR 6 में जो चेंजेस है ना, उसका एक टाइम लिमिट है 30 डेज. ये 30 डेज में जो आपने चेंजेस कम्युनिकेट कर देने हैं. और जो भी चेंज हुआ, जैसे एड्रेस चेंज हुआ है, कुछ भी चेंज हुआ, उसका जो कॉपी ऑफ प्रूफ है वो आपने जरूर साथ में स्कैन करना है, इस फॉर्म के अटैच करना है. सॉरी, द फॉर्म इज टू बी प्री सर्टिफाइड बाय CA CS CM in practice. आई थिंक ये आपको पता होगा. एंड सेकेंडली इंटीमेशन टू द कंपनी इन विच ही इज अ डायरेक्टर. अब ये जो ऊपर वाला इंटीमेशन है ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने बोला DIR 6 का, राइट, लेकिन कंपनी को भी बता देना, ठीक है, ऐसे ही नहीं सर उनको बताना है, कंपनी को 15 डेज में बताना है और DIR 6 के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट को 30 डेज में बताना है. अब मेन बात आती है DIR 3 KYC एंड KYC वेब. KYC क्या होता है, नो योर कस्टमर. सो ये नया फॉर्म आया था जिसके थ्रू
जो है डायरेक्टर्स को अपना एक वीडियो सा बना के अपलोड करना पड़ता है। मैं दोनों में आपको फ़र्क बता देती हूँ, व्हिच इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। सो डीआईआर 3 केवाईसी क्या कहता है? डीआईआर 3 केवाईसी कहता है कि जब भी कोई नया डायरेक्टर आता है, राइट? उसकी एक वीडियो बनाते हैं, माय नेम इज़ दिस, दिस, दिस वो करके हमें अपलोड करनी पड़ती है और काफ़ी डिटेल्ड फॉर्म होता है डीआईआर 3 केवाईसी। लेकिन एक बार जब आपने ये चीज़ कर दी, दिस इज़ फॉर फर्स्ट टाइमर्स, ठीक है? कोई डायरेक्टर आपकी कंपनी में आया है, वो पहली बार आप उसका डीआईआर 3 केवाईसी फॉर्म कर रहे हो, तो दैट इज़ द फर्स्ट टाइम। लेकिन उसके बाद आपने हमेशा डीआईआर 3 केवाईसी वेब फॉर्म फाइल करना है। दिस इज़ वेरी सिंपल। इसमें सिर्फ जो है वन टाइम पासवर्ड्स चले जाते हैं उस डायरेक्टर को, आपने सिर्फ डेंट डालना होता है। ये तो बहुत ही क्विक प्रोसेस है, राइट? तो हर बार आप ये डिटेल्ड फॉर्म नहीं भरते। हर बार के लिए उन्होंने सिंपल कर दिया डीआईआर 3 केवाईसी वेब। तो दोनों में मेजर डिफरेंस यही है कि 3 केवाईसी जो आपने फर्स्ट टाइम करना है, राइट? जब भी आप फर्स्ट टाइम डायरेक्टर आया है आपकी कंपनी में, आप उसकी केवाईसी करवा रहे हो, तो दैट इज फॉर द फर्स्ट टाइम। लेकिन जो डीआईआर 3 केवाईसी वेब है वो बाकियों के लिए, हर साल आपको ये करने की जरूरत नहीं है। हर साल सिर्फ आप केवाईसी वेब करते रहोगे फॉर्म, तो दैट विल बी इनफ। दिस इज वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, और ये दोनों फॉर्म्स जो है अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बारी आती है डायरेक्टर्स की। तो कितने टाइप ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं? फर्स्ट डायरेक्टर, रेजिडेंट डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ऑल्टरनेट, एडिशनल, स्मॉल शेयर होल्डर, नॉमिनी, कैजुअल एंड प्रोफेशनल डायरेक्टर। तो सबसे पहले फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन होते हैं? दे आर द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। दे आर सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। अगर आपका फर्स्ट डायरेक्टर, अगर पहली बात है, अगर नोटिफाइड है, आर्टिकल्स में आपने नोटिफाई कर दिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नोटिफाइड नहीं है, तो इस केस में हम कहते हैं सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। रेजिडेंट डायरेक्टर, द पर्सन हु हैज बीन इन इंडिया फॉर नॉट लेस देन 182 डेज। ये एक रूल है कि हर कंपनी में, हर कंपनी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हो रही है, उसमें एक रेजिडेंट डायरेक्टर होना ही चाहिए। फिर हम आते हैं विमेन डायरेक्टर पे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और आप ये समझ लो, ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपने इसे छोड़ के नहीं जाना। मैं आपको इसका बेसिक चीज बता दूंगी जिससे आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। वैसे इसमें मैंने अलग एक वीडियो है मेरे चैनल पे, अगर आपके पास टाइम हो तो आप वो देख सकते हो। सो विमेन डायरेक्टर जो है, सबसे पहले 149 वन सबसेक्शन 1 में है, एटलीस्ट वन विमेन डायरेक्टर किन्हें किन्हें रखनी है? ऑल लिस्टेड कंपनी एंड पब्लिक कंपनी विद पेड अप कैपिटल ऑफ 100 करोड़ और मोर, और टर्नओवर ऑफ 300 करोड़ और मोर। अब यहाँ पे ना जून अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था, एक टेबल सा बना था, जिन्होंने जून का अटेम्प्ट दिया है, जिन्होंने देखे होंगे क्वेश्चन पेपर, एक टेबल बना था, लिस्टेड कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, ठीक है? किस किस में विमेन डायरेक्टर रखना है? तो कंपनी टाइप बताया हुआ था, विमेन डायरेक्टर के लिए पूछा था, टर्नओवर बताई थी, पेड अप कैपिटल बताया था, और फिर डिसाइड करना था। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, तो जहां पे लिखी हुई है लिस्टेड कंपनी, वहां पे आपने पेड अप शेयर कैपिटल या टर्नओवर दोनों ही नहीं देखने, राइट? बिकॉज एज आई टोल्ड यू के लिस्टेड कंपनी में तो आपने ये भी नहीं देखना, आपने ये भी नहीं देखना, सीधा लिख देना है यस, दे नीड एटलीस्ट वन विमेन डायरेक्टर, दे नीड एटलीस्ट वन विमेन डायरेक्टर। जब आती है पब्लिक कंपनी, ठीक है, फिर आती है प्राइवेट कंपनी। पहले मैं आपको प्राइवेट कंपनी के बारे में बताऊंगी। प्राइवेट कंपनी के केस में जब आपने देखा पेड अप शेयर कैपिटल और आपने देखा टर्नओवर, ठीक है, उस केस में भी आपने, एक सेकंड तीनों लिख देती हूँ, टर्नओवर। तो इन दोनों केसेस में अब आपने क्या करना है? प्राइवेट लिस्टेड में आपने दोनों चीजें नहीं देखनी, सीधा यस लिख देना। बिल्कुल वैसे ही प्राइवेट कंपनी में भी आपने दोनों चीजें नहीं देखनी, ना आपने देखना है पेड अप शेयर कैपिटल, ना आपने देखना है टर्नओवर, और सीधा लिख देना है नो। वॉलंटरीली रखना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, रखना चाहिए, लेकिन मैंडेटरीली नहीं है। कंपनीज एक्ट ये चीज नहीं कहती। तो जैसे ही विमेन डायरेक्टर को रखना है, नहीं रखना है, ऐसा कोई टेबल आता है, दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए। लिस्टेड कंपनी है, ना देखना है पेड अप शेयर कैपिटल, ना देखना है टर्नओवर, सीधा लिख देना है यस, बिकॉज ऑल लिस्टेड कंपनीज नीड टू कीप एटलीस्ट वन विमेन डायरेक्टर। वैसे ही प्राइवेट कंपनी की बात आती है, कुछ नहीं देखना, ना टर्नओवर देखना, ना पेड अप शेयर कैपिटल लिखना, सीधा लिख देना है नो, कंपनीज एक्ट की प्रोविजन में नहीं आता। बट जब बारी आती है पेड अप शेयर कैपिटल की, फिर आपने देखना है कि या तो पेड अप शेयर कैपिटल पर, सॉरी, पर जब बारी आती है पब्लिक कंपनी की, तब आपने देखना है कि या तो पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ और मोर होना चाहिए, और टर्नओवर जो है 300 करोड़ और मोर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने टर्म्स एंड कंडीशंस चेक करके यस या नो लिखना है, राइट? दिस इज हाउ यू हैव टू चेक। अदरवाइज क्या होगा? दिस इज हाउ यू हैव टू चेक, राइट? तो ये दो, पहली बात जो बेसिक आपको विमेन डायरेक्टर के बारे में पता होना चाहिए, ऑल लिस्टेड कंपनीज नीड टू कीप इट, और प्राइवेट कंपनी केस में नहीं है। प्राइवेट कंपनी केस में विद पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ और मोर, और विद टर्नओवर ऑफ 300 करोड़ और मोर, ये बेसिक बात है।
बेसिक बात है और इस टॉपिक में से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आपने ध्यान से लिखना है फर्दर। और फिर क्या हुआ, फिर लिस्टेड कंपनीज के केस में थोड़ा और उन्होंने बोल दिया कि लिस्टेड कंपनीज के लिए एडिशनली, मतलब ये तो जो है सो है, एडिशनली इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर रखो। ठीक है, यहाँ पे तो बोलते हैं एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर रखो जो नॉर्मल डायरेक्टर की पोस्ट पे आएगी, लेकिन इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर रखनी है। आपको ये याद रखना है, फ्रॉम विद इफेक्ट फ्रॉम April 1, 2020, जो टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज हैं उन्हें एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर भी रखनी है। आई रिमेंबर के क्वेश्चन के एंड में शायद ये भी था कि क्या इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए। ये दो तीन चीजें जो आपने याद रखनी है कि पहले तो नॉर्मल लिस्टेड कंपनी ने सब सारी लिस्टेड कंपनीज ने रखनी है, किसी भी प्राइवेट कंपनी ने नहीं रखनी, कोई या मैंडेटरी नहीं है। रखना चाहते हो तो वॉलंटरी रख सकते हो। पब्लिक कंपनी केस में अगर पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ और मोर है या टर्नओवर 300 करोड़ और मोर है, दोनों में से जो भी लाइक कंडीशन फुलफिल होती है, तो उस हिसाब से आपने रखनी है, या फिर कम है तो नहीं रखनी। फर्दर इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर किसने रखनी है, दे से लिस्टेड कंपनीज के लिए, जो लिस्टेड एंटिटीज हैं जिनका विद इफेक्ट फ्रॉम April 1, 2020 से टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज ने एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर भी रखनी है। फिर आता है स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर का टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका सेक्शन आपको याद होना चाहिए 151। स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर है जो स्मॉल शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन सबसे पहले आपको पता है दैट हु इज अ स्मॉल शेयर होल्डर, आपको ये पता होना चाहिए। स्मॉल शेयर होल्डर इज अ शेयर होल्डर होल्डिंग शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ नॉट मोर देन 20,000। सिर्फ अगर 20,000 लिखा है ना, एग्जामिनर क्रॉस करके जीरो कर देगा। नॉमिनल वैल्यू, जिसकी नॉमिनल वैल्यू जो है वो 20,000 से कम होनी चाहिए, वो कहलाता है स्मॉल शेयर होल्डर। अब नॉमिनल वैल्यू, पेड अप कैपिटल या मार्केट वैल्यू बिल्कुल डिफरेंट होती है। हमें नहीं मतलब कि पेड अप वैल्यू क्या थी, हमें नहीं मतलब कि मार्केट वैल्यू क्या है, हमने सिर्फ ये देखना है कि जिसकी नॉमिनल वैल्यू 20,000 से कम होनी चाहिए। फर्दर टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, तो स्मॉल शेयर होल्डर को अपॉइंट करने के टर्म्स एंड कंडीशंस ये होते हैं कि एक लिस्टेड कंपनी सबसे पहले से अपॉइंट कर सकती है, नोटिस लेके आएंगे। ठीक है, 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स या फिर 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ सच शेयर होल्डर्स। टोटल जो स्मॉल शेयर होल्डर्स है उनका 1/10, दोनों जो भी इनमें से लोअर है वो लोग सबसे पहले नोटिस लेके आएंगे कंपनी में। राइट, कंपनी में नोटिस लेके आएंगे। नोटिस ऑफ इंटेंशन, अब यही होता है ये हमेशा जहां पे आप देखोगे एटलीस्ट 14 days बिफोर जो है कंपनी के पास नोटिस चला जाना चाहिए विद अ प्रॉपर नोटिस, उस पर सबके साइन होने चाहिए जहां पे आप कैंडिडेचर अनाउंस कर रहे हो। स्टेटमेंट बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, अब स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो प्रपोज्ड है, जो बन गया वो नहीं, जो प्रपोज्ड है उसका क्या क्या चीजें आपको चाहिए, अगेन डिन, नॉट डिस्क्वालिफाइड एंड कॉन्सेंट। वही बात जो मैंने आपको शुरू में बताई, ये बात आप ना मतलब अच्छे से समझ लो, इसमें आपको सेकंड थॉट्स लाने ही नहीं है, क्योंकि अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर में ये चीज आपको बहुत काम आएगी। जब भी डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, ये तीन चीजें आपको चाहिए ही चाहिए। डेन होना चाहिए आपके पास, कॉन्सेंट आपके पास होनी चाहिए उस पर्सन की, और ये डिक्लेरेशन दैट ही इज नॉट डिसक्वालिफाइड। क्या स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है? कहीं पे भी आपको ये टॉपिक आता है तो आपने हमेशा एक चीज का जवाब देना है, बिल्कुल, लेकिन उसे एलिजिबिलिटी अपनी चेक करनी पड़ेगी 149(6) के हिसाब से, एंड उसको खुद को डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी 149(7) के हिसाब से। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जब हम पढ़ेंगे तो ये दोनों सेक्शन से आपको अच्छे से बताऊंगी, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड। राइट, टेन्योर ऑफ ऑफिस एंड नो रिटायरमेंट बाय रोटेशन, अब इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आता आया था इस बार भी। एक चीज आपने ध्यान देनी है कि जिन भी डायरेक्टर्स का एक टेन्योर दिया होता है वो बाय रोटेशन रिटायर नहीं होती, क्योंकि वो अपने टेन्योर के हिसाब से ही रिटायर होगी। तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो है वो 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए रखा जाता है, नॉट लाइबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। ठीक है, ये भी है, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट एंड ही इज नॉट लाइबल टू, यानी कि वो 3 साल रखा है उसको, तो वो 3 साल अपने पूरे करके ही जाएगा, उसको बीच में आप बाय रोटेशन रिटायर नहीं कर सकते। और ये एक ऐसा यूनिवर्सल रूल है जो आप आगे चल के देखोगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में भी ऐसा ही होता है। राइट, तो जिन जिन का फिक्स टेन्योर के हिसाब से रखे जाते हैं, दे डोंट रिटायर बाय रोटेशन। तो 3 years है, नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट एंड नॉट रिटायरिंग बाय रोटेशन। ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन बिल्कुल वो सेम है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर है तो इसको ज्यादा दो या कम दो, ऐसा कुछ नहीं है, सेक्शन 164 के हिसाब से सेम है। देन वेकेशन, वेकेशन कब हो सकती है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर की? सबसे पहले when he ceases to be a small shareholders director, यानी कि ये भी हो सकता है कि वो पर्सन पहले तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन गया, यानी कि ये भी हो सकता है कि वो पहले तो स्मॉल शेयर होल्डर बन गया, लाइक सिर्फ उसने 20,000 के नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स ले लिए और जैसे ही वो डायरेक्टर बना उसने और शेयर्स ले लिए। तो अगर कोई पर्सन, हमने क्यों उसे रखा है, क्यों हमने ये बोला कि जो डायरेक्टर है वो स्मॉल शेयर होल्डर होना चाहिए, ताकि ये चीज क्लियर हो, ताकि उसे पता चले, राइट, कि वो जो पर्सन है उस पर्सन के क्या
ताकि उसे पता चले कि उस पर्सन की क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, राइट? ये नहीं है कि आप एक ऐसे पर्सन को रख दो जितने मर्जी शेयर्स खरीद सकता है, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल शेयर होल्डर्स को? तो पहली बात, अगर जिस वक्त वो स्मॉल शेयर होल्डर नहीं रहा, ऑटोमेटिकली वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर भी नहीं रहेगा। सेकेंडली, अगर 164 की डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो जाती है तो। थर्डली, 167 वेकेशन के तो सारे सेक्शन ही आएंगे। एंड लास्टली, अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन गया था फर्दर, तो अगर वो 149(6) का क्राइटेरिया नहीं करेगा तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रहेगा। अब इसमें लिमिटेशन है, क्या एक स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर कितने कंपनीज एट अ टाइम होल्ड कर सकता है? नॉट मोर देन 2 कंपनीज, यानी कि एक पर्सन जो है वो 2 कंपनीज में एट अ टाइम की बात करें, टोटल में नहीं, एट अ टाइम, एक वक्त पे वो 2 कंपनीज में ही स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकता है, प्रोवाइडेड जो दूसरी कंपनी उसने चूज करनी है वो कंपनी नहीं होनी चाहिए जो पहली वाली की कॉम्पिटिटर हो, या उसके साथ उसका कोई कंफ्लिक्ट विद द बिजनेस ऑफ फर्स्ट कंपनी। ठीक है, तो ये चीज का बड़ा ध्यान रखना है कि एट बाकी किसी में भी ऐसा कुछ नहीं आप देखने को मिलेगा। लेकिन स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टरी के केस में उन्होंने बोला है कि पहली बात तो एट अ टाइम 2 कंपनी में रह बन सकते हो आप, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। और एक कंपनी में तो ऑलरेडी थे, जब आप सेकेंड कंपनी में जाओगे तो उसका डायरेक्टरशिप लेने से पहले आपने ये चीज देखनी है कि इस कंपनी के साथ कॉम्पिटिशन तो नहीं है, ये कंपेटिटर्स तो नहीं है, दूसरा कोई बिजनेस इंटरेस्ट कंफ्लिक्टिंग तो नहीं है, राइट? तो ये जो चीजों का ध्यान उन्हें रखना है। और अगले 3 साल के लिए नो एसोसिएशन होनी चाहिए, बिकॉज ये एक्चुअली लिंक करता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के साथ, क्योंकि 3 इयर्स अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से ले लो तो 3 इयर्स का कूलिंग ऑफ पीरियड मिलता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का जो टॉपिक है वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। सो 149(4) कहता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किस किस को रखना है। ठीक है, 2 तरीके हैं। ऑल लिस्टेड पब्लिक कंपनीज जो है उन्हें 1/3, एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखने पड़ेंगे, राइट? सो इफ इट इज ऑल पब्लिक कंपनी, एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। सेकेंडली, अदर पब्लिक कंपनीज, अगर उसके अलावा कोई कंपनी है तो जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, या टर्नओवर 100 करोड़ और मोर है, या आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स 50 करोड़ से ज्यादा है, उन्हें रखने हैं एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सबसे पहले ये चीज समझ लो, सारी लिस्टेड कंपनीज को रखने हैं एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। अदर पब्लिक कंपनीज को रखने हैं जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, टर्नओवर 100 करोड़ और मोर है, या आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट से 50 करोड़ से वो, उन्हें रखने हैं एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। और 3 ऐसी कंपनीज है जिसकी एम्बिट से ये सारे बाहर है, वो होती है जॉइंट वेंचर, होली ओन सब्सिडरी एंड डोरमेंट कंपनी। जॉइंट वेंचर, होली ओन सब्सिडरी एंड डोरमेंट कंपनी। उससे भी ज्यादा ये बेसिक चीज उन्होंने बताई, लेकिन इससे भी ज्यादा क्लैरिटी आपको ये चार्ट देगा। ये चार्ट कहता है कि एज पर कंपनीज एक्ट 2013, लिस्टेड कंपनीज ने रखने हैं एटलीस्ट 1/3, और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज ने रखने हैं जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा हो, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो, एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स 50 करोड़ से ज्यादा हो, इक्वल टू 50 करोड़ नहीं है, 50 करोड़ से ज्यादा हो। तो ये फर्क आपको पता होना चाहिए तीनों में, उन्होंने रखने हैं एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स। इसके अलावा अब लिस्टेड कंपनीज में तो सेबी भी लगती है। सेबी क्या कहता है? सेबी उसको तो एलओडीआर थोड़ा और ज्यादा उसे एक्सप्लेन करता है। वो कहता है कि अगर चेयरपर्सन, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अब आपको पता होना चाहिए कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं जो होल टाइम डायरेक्टर्स नहीं होते, जो डे टू डे बिजनेस नहीं देखते, राइट? सो उस केस में अगर चेयरपर्सन ऐसा है तो एटलीस्ट 1/3 ऑफ द बोर्ड इंडिपेंडेंट होना चाहिए, राइट? अगर चेयरपर्सन रेगुलर एनईडी नहीं है तो हाफ ऑफ द बोर्ड इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर चेयरपर्सन एनईडी है एंड प्रमोटर भी है एंड इज रिलेटेड टू एनी प्रमोटर और पर्सन ऑक्यूपाइंग मैनेजमेंट एट लेवल ऑफ बोर्ड और 1 लेवल बिलो, उस केस में हाफ है। अब आप सबको आई गेस पता ही होगा कि हाफ 1/3 से ज्यादा होता है, ठीक है? ये इतना बेसिक मैथ्स में आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि हाफ जो है 1/3 ज्यादा, हाफ 50% होता है, 1/3 33.333% होता है, ठीक है? तो आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, जहां तो उन्होंने बोला एनईडी है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यानी कि हम मान सकते हैं कि जो चेयरपर्सन है वही इंडिपेंडेंट है, तो वो आराम से अपना काम संभाल पाएगा। उन्होंने बोला एटलीस्ट 1/3 ऑफ द बोर्ड कर दो। जहां पे चेयरपर्सन रेगुलर एनईडी नहीं है वहां पे हाफ करो, और जहां पे चेयरपर्सन एनईडी है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, और साथ में प्रमोटर भी है, या रिलेटेड टू प्रमोटर है, या रिलेटेड टू एनीबॉडी इन द बोर्ड है, वहां पे भी हाफ करो, ठीक है? तो जहां पे चेयरपर्सन पे हम उतना ट्रस्ट नहीं लगा सकते तो वहां पे हाफ करो, और जहां पे चेयरपर्सन को हम फुल्ली ट्रस्ट कर सकते हैं वहां पे 1/3 कर दो। डेफिनेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होगी 149(6) के हिसाब से?
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बस। अभी जो हम स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर में पढ़ के आए कि सेक्शन 149(6) को कंप्लाई करें, आगे चल के भी हम यही पढ़ेंगे। ये दो सबसेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 ये कहता है एलिजिबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है पूरे के पूरे कंपनीज एक्ट में, क्योंकि ये हमें बताता है कि अगर एक पर्सन को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। और 149 सबसेक्शन 7 ही कहता है। अब आप बोलोगे कि मैम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का हमने पूछा, ठीक है, अब कैसे पता चलेगा? तो बोला ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन रहा है इससे लिखवा के लो, ठीक है, इसको बोलो कि तुम डिक्लेरेशन दो, और वो डिक्लेरेशन आती है सेक्शन 149 सबसेक्शन 7 में, ठीक है। तो सबसेक्शन 6 हमें बताता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और सबसेक्शन 7 हमें बताता है डिक्लेरेशन। और आगे चल के कहीं पे भी आपको रेफर करना है कि क्या ये पर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो दो सेक्शन ही आपने बताने हैं कि आप चेक करो कि फर्स्ट क्या वो एलिजिबल है एज पर सेक्शन 149 सबसेक्शन 6, और क्या वो अपनी डिक्लेरेशन दे रहा है एज पर सेक्शन 149 सबसेक्शन 7, ठीक है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं 149 सबसेक्शन 6। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ कोर्स, ना तो मैनेजिंग डायरेक्टर हो, WTD नॉमिनी डायरेक्टर। बेसिकली अगर मुझसे पूछा जाए तो आई ऑलवेज से ही शुड नॉट हैव एनी पिक्यूनरी इंटरेस्ट विद द कंपनी, ठीक है। उसका कोई भी मटेरियल या मॉनेटरी इंटरेस्ट कंपनी के साथ नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंस क्या होती है? मतलब एक 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 नॉन बायस्ड व्यू लेके आना, और वो तभी होगा जब उसका कोई भी रिलेशन नहीं है। और एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है, एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज ऑल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, और एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि ऑल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, बट ऑल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर नॉट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट तो बहुत ही बेसिक है कि इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड या मिनिस्ट्री, अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी वगैरह है, they say that the person should be of integrity, like he should possess integrity, relevant interested expertise and experience. Of course अगर कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आएगा, हर कंपनी चाहेगी कि एक पर्सन जिसकी एक प्रॉपर रेप्यूटेशन हो, अच्छा एक लाइक रेप्यूटेशन इन अ वे दैट ही शुड नॉट बी अ कन्विक्ट, और ही शुड नॉट बी समवन, है ना। तो उस हिसाब से सेकेंडली ही शुड सच इंडिविजुअल शैल नॉट बी अ प्रमोटर और रिलेटेड टू अ प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। अब यहाँ पे ना कहीं भी आप वर्ड कंपनी नहीं पढ़ोगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में दे विल यूज द वर्ड कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी और होल्डिंग। इन शॉर्ट आई विल टेल यू कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है ऐसा नहीं है हमारी कंपनी से रिलेटेड नहीं है लेकिन कंपनी के एसोसिएट कंपनी से रिलेटेड है, हमारी कंपनी से रिलेटेड नहीं है लेकिन कंपनी की सब्सिडरी से रिलेटेड है या होल्डिंग से रिलेटेड है। नहीं, नहीं रिलेशन मतलब कोई रिलेशन नहीं, राइट। सो जहां पे भी कंपनी वर्ड आपने मेंशन नहीं करना। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर केस में आपने हमेशा लिखना है कंपनी, एसोसिएट, होल्डिंग, सब्सिडरी, चारों। सो चारों के प्रमोटर से, ना तो प्रमोटर हो, ना प्रमोटर से रिलेटेड हो, ना ही डायरेक्टर से, किसी भी डायरेक्टर से रिलेटेड हो। Thirdly, he should have no pecuniary interest. Pecuniary मत का मतलब होता है वर्ड का मॉनेटरी। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इंटरेस्ट किसी का भी किसी चीज में होता है वो हमेशा मॉनेटरी होता है। तो कंपनी में जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसका किसी भी तरीके का मॉनेटरी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, अदर दैन जो रेम्युनरेशन उससे मिलेगी, और हैविंग ट्रांजैक्शन। अब पहली बात तो रेम्युनरेशन, यहाँ पे मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ कि रेम्युनरेशन क्या होती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। सबसे पहले तो वो लेता है सिटिंग फीस, राइट, जिसका थ्रेशोल्ड होता है 1 लाख पर मीटिंग। उससे कम कम होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो फर्स्ट है उसको जो सिटिंग फीस आप दोगे। दूसरी बात होती है उसके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल कंपनी बॉम्बे में है, पर्सन दिल्ली में रहता है, तो दिल्ली से उसका आना जाना, होटल का स्टे, खाना पीना, वो सब कंपनी देगी, ठीक है। ऑफकोर्स वो आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, वो अपने पॉकेट से खर्चा नहीं करेगा, उसका सारा खर्चा रीइंबर्स होगा। दैट इज कॉल्ड आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, सेकेंडली। और थर्ड चीज, समटाइम्स कंपनीज गिव प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन ऑल्सो। हो सकता है कंपनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बोले कि अगर इस बार इतना प्रॉफिट होता है तो उसका इतना परसेंट हम आपको कमीशन देंगे। सो कभी भी आपको पूछा जाए व्हाट इज द रेम्युनरेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो ये तीन होते हैं। पहला सिटिंग फीस, दूसरा रीइंबर्समेंट एक्सपेंसेस या आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, एंड थर्डली प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन। इसके अलावा दे से कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कंपनी के साथ कोई मॉनेटरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, फर्स्ट। सेकेंडली, और अगर ये नहीं तो दूसरा केस है ट्रांजैक्शन नॉट हैविंग 10% of his total income or such amount as may be prescribed। तो 10% तक की ट्रांजैक्शन जो है वो भी हम कर सकते हैं। 10% ऑफ his total income की थोड़ी सी ट्रांजैक्शन अगर वो करना चाहता है ड्यूरिंग द प्रिसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर्स वो कर सकता है। मूविंग फर्दर, अब डी और ई पार्ट आ रहा है। ये तो चलो नॉर्मल रैंडम चीजें उन्होंने बता दी, नॉर्मल नॉर्मल चीजें। अब आती है मेन बात, डी पॉइंट एंड ई पॉइंट।
ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये बताया जाएगा कि नन ऑफ हुज रिलेटिव्स, यहाँ पे उस पर्सन की खुद की बात नहीं हो रही, सिर्फ रिलेटिव्स की बात हो रही है। यानी कि अगर मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहती हूँ तो मेरे रिलेटिव्स क्या क्या नहीं हो सकते ये भी जरूरी है। ये नहीं है कि सिर्फ आप नहीं रिलेटेड होने चाहिए, इवन आपके रिलेटिव्स भी रिलेटेड नहीं होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू सब पार्ट दिस डी। तो फर्स्ट ये कहता है इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी, पहले वो बोल रहा है कोई सिक्योरिटी वो होल्ड नहीं करेंगे, ना कंपनी में, ना होल्डिंग में, ना सब्सिडरी में, ना एसोसिएट में, ड्यूरिंग टू इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। जहां पे रिलेटिव्स की बात इस सब सेक्शन में हो रही है वहां पे हमेशा टू इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स ही आएंगे, और जहां पे उस पर्सन की खुद की बात होगी वहां थ्री। ये फर्क आपने देखना है। तो सबसे पहले तो टू इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स है, उसमें सबसे पहले आपने क्या चीज मेंशन करनी है कि कोई सिक्योरिटी ना हो। ठीक है, पहले बोलेंगे नहीं, चलो फिर प्रोवाइडेड दैट, थोड़ा सा तो अलाउ कर ही देते हैं। प्रोवाइडेड दैट कि रिलेटिव होल्ड कर सकता है, कितना थ्रेशोल्ड है, फेस वैल्यू ऑफ नॉट एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज। ठीक है, 50 लाख रुपीज की फेस वैल्यू का जो है सिक्योरिटी या इंटरेस्ट होल्ड कर सकते हो, और 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी, ये जितना प्रिस्क्राइब्ड है वो नीचे बताया हुआ है, पहले आप इतना समझ लो, 50 lakhs और 2% ऑफ amount or such higher amount as may be prescribed. Secondly, he should not be indebted to the company. ठीक है, वो indebted नहीं होना चाहिए उस कंपनी को, होल्डिंग को, एसोसिएट को, सब्सिडरी को, और देयर प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। थर्डली, ना उसने कोई गारंटी दी हो। राइट, तो ये तीन चीजें आपने याद रखनी है। और फोर्थ चीज, हैज एनी अदर पिक्यूनरी इंटरेस्ट, इनके अलावा कोई और पिक्यूनरी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, अगर हो तो 2% और मोर ऑफ ग्रॉस टर्नओवर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। राइट, तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है। इसके बारे में आपको बताया गया है, इसमें ये बताया ना, इज इंडेटेड टू, ये अमाउंट है 50 lakhs, ये दो पॉइंट्स के लिए अमाउंट है 50 lakhs की। इंडेटेडनेस और गारंटी जो है 50 lakhs से ज्यादा जो है नहीं हो सकती। राइट, गारंटी सो एंड सो फॉर सच अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब, 50 lakhs से ज्यादा नहीं हो सकती, ना इंडेटेडनेस ना ही गारंटी। राइट, तो ये चीज, ना इंडेटेडनेस ना ही गारंटी। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि रिलेटिव, सबसे पहले रिलेटिव्स का क्या किस्सा है। पहले तो कोई रिलेटिव कहते हैं ना कोई सिक्योरिटी होल्ड करेगा ना कोई इंटरेस्ट होल्ड करेगा, प्रोवाइडेड, चलो थोड़ा सा अलाउ कर दो, अलाउ कर देते हैं तो फेस वैल्यू 50 lakhs तक कर सकते हो, या 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। फिर ना तो इंडेटेड होगा ना तो गारंटी लेगा, दोनों चीजें ही नहीं करनी। राइट, और दोनों चीजों का मैक्सिमम थ्रेशोल्ड है या जो अमाउंट है दैट इज 50 lakhs। एंड लास्टली, जो पिक्यूनरी इंटरेस्ट है वो 2% से ज्यादा या ग्रॉस टर्नओवर जितना नहीं हो सकता। तो ये चीज को आपने ध्यान रखना है, ये रिलेटिव्स के लिए। ठीक है, और ये चारों पॉइंट्स का थ्रेशोल्ड है टू इमीडिएटली प्रीवियस फाइनेंशियल, यानी कि पिछले 2 सालों में ये चार चीजें नहीं होनी चाहिए, उससे पहले होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट, सिर्फ पिछले 2 सालों में ये चारों चीजें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है, प्रपोज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसके रिलेटिव्स के थ्रू नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट कहता है, इसमें वो कहता है ना तो वो खुद ना उसके रिलेटिव्स। ठीक है, इस केस में वो खुद भी आ गया, पहले वाले केस में वो खुद नहीं था, इस केस में वो खुद भी आ गया और रिलेटिव्स भी आ गए। और यहाँ पे हमेशा टाइम आएगा 3 इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। क्यों? क्योंकि इसका लिंक बनता है लॉकिंग पीरियड से। ठीक है, इसका सॉरी सॉरी क्यों? क्योंकि इसका लिंक बनता है कूलिंग ऑफ पीरियड से। ठीक है, वो कहते हैं कि जो कूलिंग ऑफ पीरियड है वो कितना होना चाहिए उसके हिसाब से, तो वो खुद या उसके रिलेटिव, सबसे पहले तो केएमपी नहीं होना चाहिए, कोई इंप्लॉय नहीं होना चाहिए, 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल का, ना तो केएमपी ना कोई इंप्लॉय। अब यहाँ पे बात ये आती है कि जो रिलेटिव है, ठीक है, रिलेटिव रिलेटिव एम्प्लॉय हो सकता है। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ अ रिलेटिव हु इज एन एम्प्लॉय द रिस्ट्रिक्शन शैल नॉट अप्लाई। अब बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं हो गया कि रिलेटिव एम्प्लॉय भी ना हो, केएमपी, चलो केएमपी तो समझ सकते हैं, ठीक है, कि मैनेजरियल पर्सोनल ना हो, लेकिन केएमपी रिलेटिव भी ना हो। राइट, दैट इज अ बिट कंफ्यूजिंग। तो वो चीज आपको, उस चीज में आपको ध्यान देना है कि सबसे पहली बात ये है कि केएमपी की जो पोजीशन है, राइट, वो ना होल्ड करता हो, एम्प्लॉय ना हो, लेकिन रिलेटिव एम्प्लॉय हो सकता है। सेकेंडली, दिस, सो जो थर्ड पॉइंट है वो ये कहता है कि अगर वो पर्सन एम्प्लॉय है, प्रोप्राइटर है, पार्टनर है, आई रिपीट अगेन, एम्प्लॉय है या प्रोप्राइटर है या पार्टनर है,
राइट। ये तीन चीजें हैं कहाँ पे, सबसे पहली बात फर्म ऑफ ऑडिटर्स और कंपनी सेक्रेटरीज इन प्रैक्टिस और कॉस्ट ऑडिटर्स, यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई उन्होंने, ऐसा नहीं लगा बट इतना थोड़ा सा, नहीं बिल्कुल नहीं। अगर वो पर्सन एम्प्लॉय है या प्रोप्राइटर है या पार्टनर है किसी भी ऑडिट फर्म का, ठीक है, वो सीए की ऑडिट फर्म हो सकती है, सीएस की हो सकती है, सीएमए की हो सकती है, तो वो तो बिल्कुल नहीं बन सकता इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वो खुद या उसका रिलेटिव। सेकेंडली, और कोई लीगल या कंसल्टिंग फर्म है, यहाँ पे उन्होंने एक आई वुड से कि एक कंडीशन लगा दी, लीगल या कंसल्टिंग फर्म है लेकिन उसके साथ ना कंपनी का जो ट्रांजैक्शन है, चाहे कंपनी का, चाहे होल्डिंग का, चाहे सब्सिडरी का, चाहे एसोसिएट का, वो 10% और मोर ऑफ ग्रॉस टर्नओवर है, राइट। अगर इतने से ज्यादा है तो वो पर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता, अगर लेकिन अगर इससे कम है तो वो बन सकता है, राइट। जैसे कि फर्म ऑफ ऑडिटर्स में ऐसा कुछ नहीं है, अगर वो पर्सन या उसका रिलेटिव फर्म ऑफ ऑडिट में एम्प्लॉय पार्टनर या प्रोप्राइटर है, एम्प्लॉय प्रोप्राइटर या पार्टनर है, तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। लेकिन लीगल या कंसल्टिंग फर्म में ये उन्होंने वो लगा दी, थ्रेशोल्ड है कि 10% तक वो बन सकता है, लेकिन 10% या उससे मोर में वो नहीं बन सकता। थर्डली, होल्ड्स टुगेदर विद हिज रिलेटिव्स 2% और मोर ऑफ टोटल वोटिंग पावर, ठीक है, टोटल वोटिंग पावर 2% या उससे ज्यादा का होल्ड किया हुआ है। लास्टली, ही इज अ चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर बाय वट एवर नेम कॉल्ड ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वो जो पर्सन है ना या उसका रिलेटिव है, वो एक ऐसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर है जिससे कंपनी 25% या उससे ज्यादा डोनेट करती है, फंडिंग करती है उसकी, ठीक है, 25 है ये, ठीक है। any of its promoters, directors of holding or that holds 2% or more of the total voting power। मैं दोबारा एक बार बता देती हूँ, it says that ये जो proposed independent director है, ये ऐसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है या डायरेक्टर है जो कि कंपनी से या उसके प्रमोटर से या उसके डायरेक्टर से, उसके या होल्डिंग या सब्सिडरी एसोसिएट से 25% या उससे ज्यादा की रिसीट्स जो है लेती, यानी कि आपस में उनकी फंडिंग होती है, राइट। वो पर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता, और ये टाइम पीरियड है पिछले 3 सालों का, ठीक है। तो आई बिलीव कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। ऑफ कोर्स रिकॉर्डेड वीडियो आप थोड़ा सा पीछे जाके देख सकते हो, बट जरूर इसको एक बार दोबारा सुन लेना अगर नहीं समझ आया। ये पॉइंट तो रिलेटेड टू ऊपर वाला पॉइंट है कि इंडेटेडनेस गारंटी जो है उसका प्रिस्क्राइब लिमिट है 50 lakhs, ठीक है, 50 lakhs मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एक बार दोबारा सुन लेना। लेकिन एक बात मैं आपको बोलूंगी कि अगर ये टॉपिक आपको एक बार समझ आ गया ना, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ये इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक छोटा सा है, 149 सबसेक्शन 7। हर जगह पे मेंशन होता है 149 सबसेक्शन 6, दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और 149 सबसेक्शन 7 क्या है, 149 सबसेक्शन 7 है डेक्लरेशन। ऐसा करो, उसी से डेक्लरेशन ले लो, ठीक है। तो 3 बार या 3 ऐसे इंसिडेंट्स हैं जब जब हमें डेक्लरेशन देनी है, तो कब एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपनी, और डेक्लरेशन क्या देनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, डेक्लरेशन ये देनी है दैट आई एम एलिजिबल फॉर बिकमिंग एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यानी कि ऊपर जितने भी दिए गए पॉइंट्स है 149 सबसेक्शन 6 की जो एलिजिबिलिटी है वो मैं फुलफिल करता हूँ। 3 बार ये जो डिक्लेरेशन है वो देनी पड़ती है। सबसे पहली बात, जैसे ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होता है, वो जो भी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में आया, राइट, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जो उसने अपने अपॉइंटमेंट के बाद अटेंड की, जो भी, ठीक है, वो अपॉइंट हुआ उससे इमीडिएटली उसके बाद जो भी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी वो आएगा, उसने ये डिक्लेरेशन देना है। उसके बाद फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, हर फाइनेंशियल ईयर की जो भी पहली मीटिंग होगी, उस मीटिंग में सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने ये डिक्लेरेशन देनी है कि अभी भी हम 149 सबसेक्शन 6 के हिसाब से एलिजिबल है। एंड तीसरा, अगर कोई भी चेंज होती है, ठीक है, द बोर्ड मीटिंग जो चेंज के बाद होगी उसके इंडिपेंडेंट स्टेटस को अफेक्ट कर रही है, जैसे ऊपर रिलेटिव ने ज्यादा शेयर ले लिया या कोई रिलेशन निकल आया, तो उस केस में डेक्लेरेशन देनी ही देनी है कि उसके कितने स्टेटस में चेंज आया। तो 3 चीजें हैं, तो 3 चीजें हैं, सबसे पहले फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में देनी है आफ्टर अपॉइंटमेंट, दूसरा फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, तीसरा द बोर्ड मीटिंग दैट विल कम आफ्टर एनी चेंज, राइट। और रेमुनरेशन मैंने वैसे बता दिया, दोबारा बता देती हूँ, रेमुनरेशन का 3 तरीके की रेमुनरेशन होती है। सबसे पहली बात है सिटिंग फीस, ठीक है, सिटिंग फीस जो कि लेस देन
1 लाख पर मीटिंग होती है। सेकेंडली आता है हमारा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस या रीइम्बर्समेंट एक्सपेंसेस जो होते हैं, जो मैंने आपको बताया कि अगर पर्सन बाहर से आ रहा है तो उसका होटल का खर्चा, आने जाने का खर्चा, वो सब कंपनी बेयर करती है। और तीसरा, प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन। कभी कभी क्या होता है, वो कह देते हैं कि हाँ प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन जो है वो आपने लगानी है, राइट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। अब इसमें कुछ एग्जाम्पशंस आती है, वो आप देख लो। जैसे एमसीए ने सेक्शन 8 कंपनी को एंड स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी को एग्जाम्प्ट किया हुआ है 149(4) to 11 से, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल वर्ड्स में ये है, रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स डेफिनेशन दे आर नॉट एप्लीकेबल टू सेक्शन 8 कंपनीज एंड स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनीज। इन्हें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखने की जरूरत नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके एक्सेप्शंस कौन से हैं। उसके बाद बारी आती है उसके टेन्योर की। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के टेन्योर की बात करती हूँ ना, तो दो तरीकों से मैं उसके टेन्योर की बात करूंगी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के। पहला मैं आपको बताऊंगी टर्म के टेन्योर में, और दूसरा मैं आपको बताऊंगी ईयर्स के टेन्योर में, ठीक है। तो टर्म, एक टर्म जो है हो सकती है 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स की, ठीक है। अब ये कंसेक्यूटिव ईयर्स ये मैक्सिमम है, ठीक है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल हो सकती है, 5 से ज्यादा नहीं हो सकती एक टर्म, ठीक है। एक टर्म जो है वो 5 कंसेक्यूटिव टर्म से ज्यादा, ईयर से ज्यादा नहीं हो सकती। और टर्म मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 टर्म्स हो सकती हैं। उसके बाद 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड आएगा, ठीक है। जैसे अपॉइंटमेंट 5 साल के लिए हो सकती है मैक्सिमम, इससे कम के लिए भी हो सकती है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल 4 इयर्स के लिए एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है, तो क्या हम उसे वन टर्म काउंट करेंगे? हाँ जी, हम उसे वन टर्म काउंट कर लेंगे, राइट। सो कंसेक्यूटिव वर्ड जो यहाँ पे मिसिंग है ना, ये अपने जरूर लिखना है, कंसेक्यूटिव यानी कि बैक टू बैक होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं 2 साल अब कर दिया फिर 3 साल बाद में कर दिया, ऐसा नहीं, एक साथ। दूसरी बात है, जब ये रीअपॉइंटमेंट होगी तो स्पेशल रेजोल्यूशन के हिसाब से होगी। वैसे भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जो रीअपॉइंटमेंट होती है वो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के बेसिस पे होती है, यानी कि जो नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी है वो परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करेगी, उसके हिसाब से होती है कि भाई इन्होंने पहले कुछ परफॉर्म किया भी है या नहीं। डिस्क्लोजर आपने बोर्ड्स रिपोर्ट में करना है। और 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स होंगी फर्दर कूलिंग पीरियड, यानी कि देखो, यानी कि एक टर्म आ गई 5 इयर्स की सबसे पहले, ठीक है। 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स की ये फर्स्ट टर्म होगी। उसे दोबारा अपॉइंट किया, अगेन वो 5 इयर्स मैक्सिमम के लिए अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि 2 टर्म्स में वो मैक्सिमम 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स तक। लेकिन इसके बाद अगर आप उसको रीअपॉइंट करना चाहते हो तो 3 इयर्स का आपको कूलिंग ऑफ पीरियड देना पड़ेगा। ये वही 3 इयर्स है जो हमने 149 सबसेक्शन 6 में पढ़ा था ना, कि 3 इयर्स के लिए ही और हिज रिलेटिव्स कैन नॉट डू सो एंड सो फॉर 3 प्रीवियस ईयर्स। वो ये वही 3 कूलिंग ऑफ पीरियड है, ठीक है। तो 3 साल तक उसका कोई भी रिलेशन कंपनी के साथ नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद जो है उसे दोबारा अपॉइंट किया जा सकता है, राइट। सो दिस इज हाउ दे आर अपॉइंटेड। फिर बारी आती है पेमेंट ऑफ सिटिंग फीस और कमीशन की। तो सिटिंग फीस ऑफ कोर्स देनी है। वैसे मैक्सिमम इसका नंबर है ₹1 लाख पर मीटिंग, अप टू, इससे ज्यादा नहीं देनी। शैल नॉट एक्सीड 1 लाख पर मीटिंग। और फिर अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है या इनएडिक्वेट है तो उसे रेम्युनरेशन मिल सकता है, मे रिसीव रेम्युनरेशन। इसके लिए हम 197 पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1 लाख पर मीटिंग तक हो सकता है। इसमें एक और बात आती है जो शायद यहाँ पे पता नहीं मैंने मेंशन किया है नहीं, 1 लाख पर मीटिंग है। दूसरी चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड विमेन डायरेक्टर की जो सिटिंग फीस होती है ना, दैट शुड नॉट बी लेस दैन द सिटिंग फीस ऑफ अदर डायरेक्टर्स। मतलब ऐसा ना हो कि आपके जो डायरेक्टर्स हैं उन्हें आप ज्यादा सिटिंग फीस दे रहे हो और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और विमेन डायरेक्टर को कम दे रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा होगा तो वायलेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि सिटिंग फीस जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और विमेन डायरेक्टर की जो है बाकी डायरेक्टर से कम नहीं होनी चाहिए, और मैक्सिमम तो 1 लाख पर मीटिंग है ही। अब आगे चल के हम आते हैं एडिशनल डायरेक्टर पे। थोड़ा सा आपको मैं बताती हूँ। अब क्या होता है कि जो मेजरली सारे डायरेक्टर्स जो जनरल मीटिंग में अपॉइंट होते हैं, कुछ ऐसे डायरेक्टर्स होते हैं जो बोर्ड में अपॉइंट होते हैं। तो ये वो डायरेक्टर्स हैं, एडिशनल, ऑल्टरनेट, कैजुअल वैकेंसी एंड नॉमिनी डायरेक्टर। एडिशनल डायरेक्टर एज द नेम सजेस्ट, किसी की एडिशन में कुछ होना, ठीक है। एड ऑन, कि एड ऑन ये ज्यादातर कैसे यूज होते हैं, किसी फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना कोरम कम हो गई, आपने देखा होगा कि कोरम नॉट लेस देन 2 होना चाहिए, इन एडिशन टू हमें कोई चाहिए, सो दैट इज द एडिशनल डायरेक्टर।
इसमें कुछ मेजर बात नहीं है। और इसका जो टेन्योर होता है दैट इज अप टू द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। इसमें सिर्फ एक टेन्योर की बात मीन है कि अप टू द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट जनरल मीटिंग। अब अगर कंपनी नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग नहीं कराएगी तो टेन्योर चलता रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें एक सिंपल बात बोली है कि the tenure ends on the date of next general meeting or on the date when the meeting was ought to happen, ठीक है, या due हो थी, द डेट ड्यू डेट, ठीक है। तो ought to थोड़ा अच्छा वर्ड लगता है तो वो आप लिख सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। इट इज द डेट ऑन विच द मीटिंग शुड बी हैपेंड और ought to be happened, राइट। इस तरीके से विच एवर इज अर्ली, यानी कि अगर बाई चांस कंपनी मिस कर देती है तो भी उसका टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा, जिस दिन होनी चाहिए थी उस दिन उसको वेकेशन हो जाएगी उसके ऑफिस की। अब आगे बात, और ये जो है सारी कंपनीज पे एप्लीकेबल है, पब्लिक प्राइवेट। अब बारी आती है ऑल्टरनेट डायरेक्टर की। ऑल्टरनेट डायरेक्टर में दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, सेक्शन जरूर याद रखने हैं इनके। सबसे पहले ऑल्टरनेट डायरेक्टर जो होता है, ही इज लाइक अ सब्सटीट्यूट, ठीक है, किसी की जगह पे रखना। लेकिन किसकी जगह पे? at the place of a director who is absent from India, from the country, ठीक है, जो इंडिया से एब्सेंट है, कितने टाइम के लिए? नॉट लेस देन 3 months। अब ऐसा नहीं है कि वो बेचारा घूमने गया थोड़े दिनों के लिए, आप पीछे से ऑल्टरनेट डायरेक्टर, नहीं, एटलीस्ट 3 months या उससे ज्यादा के लिए अगर डायरेक्टर कहीं जा रहा है तो उस टाइम पे आप रखते हो ऑल्टरनेट डायरेक्टर। बोर्ड ही से अपॉइंट करता है, ठीक है, बोर्ड ही से अपॉइंट करता है। तो ये सब्स्टिट्यूट है एब्सेंट फ्रॉम इंडिया एंड दैट टू नॉट लेस देन 3 months। इस बात को प्लीज ध्यान से रखना, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी सब पे आती है, पब्लिक पे, प्राइवेट पे। सेकेंडली, कंडीशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर क्या है? सबसे पहली बात वैसे मैं बता देती हूँ कि बोर्ड कुछ भी करता है ना, तो बोर्ड के लिए आप कुछ भी लिखोगे हमेशा ये चीज लिखनी है कि बोर्ड इज ऑथोराइज्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ऑफ कोर्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की ऑथोराइजेशन होनी चाहिए। सेकेंडली, जो पर्सन है जिसकी जगह पे आप लगा रहे हो वो 3 months या उससे ज्यादा के लिए बाहर होना चाहिए। थर्डली, एक जो डायरेक्टर है वो एक लाइक डायरेक्टर का जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर है, सॉरी, वो किसी और डायरेक्टर का ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं हो सकता। यानी कि एक टाइम पे एक पर्सन एक ही डायरेक्टर के लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर बन सकता है। लास्टली, इफ इट इज प्रपोज टू अपॉइंट एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर एज एन, कोई भी डायरेक्टर अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के उस पे आना चाहता है तो ही शुड फुलफिल 149(6) एंड 149(6) एंड 149(7), ठीक है। पावर टू अपॉइंट इसमें बोर्ड के पास होती है, ये आपने ध्यान देना है कि ये जो ऑल्टरनेट की पावर होती है ये बोर्ड के पास होती है। मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, इसमें आप मीटिंग में भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको लास्ट उसमें बताया था ना सेक्शन 175 में, पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, आप वैसे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। टर्म्स ऑफ ऑफिस, हाँ, इसका जो, अब टर्म इसकी क्या है, ये मतलब मिस्टर एक्स अगर फॉरेन गया है, आप इसकी जगह पे मिस्टर वाई को लगा देते हो, तो बेसिकली आप जिसकी जगह पे लगा रहे हो मेन बंदा तो वही है ना। तो जितना एक्स का टेन्योर होगा उतना ही वाई का टेन्योर होगा, ठीक है। जितना, अगर बेसिकली मिस्टर एक्स ओरिजिनल डायरेक्टर था, उसका 2 years का टेन्योर था और उसका बचा हुआ टेन्योर 1 year रह गया, तो जितना बचा हुआ टेन्योर है उसके लिए, जब मिस्टर वाई अपॉइंट हो उसके बाद जितना भी बचा हुआ टेन्योर है उतने के लिए उसका टेन्योर होगा, दैट इज इट। जो ओरिजिनल का है वही उससे रिलेटेड होगा, वही ऑल्टरनेट का बन जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर वो आया ही ना नहीं वापस, ठीक है, फॉरेन में रह गया या फॉरेन में ही सेटल हो गया, तो कोई बात नहीं, जिस दिन उसने वेकेट होना था उस दिन तक हम लगा के उसको छोड़ देंगे। अब यहीं पे बात आती है, वो वापस नहीं आया, या अगर रीअपॉइंटमेंट की बात करें तो रीअपॉइंटमेंट जो ऑटोमेटिक होती है वो किसकी होगी? ऑल्टरनेट की, ओरिजिनल की? हमेशा ओरिजिनल की। यहाँ पे हमेशा इंपॉर्टेंस ओरिजिनल को दी जाएगी। एक जगह पे दोनों को इंपॉर्टेंस बराबर मिलती है, वो होती है नोटिस जब आपने भेजना है। ये क्वेश्चन काफी बार आता है, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि ऑल्टरनेट डायरेक्टर है तो हमने ऑल्टरनेट को नोटिस भेज दिया, ओरिजिनल को नहीं भेजा क्योंकि वो फॉरेन कंट्री में नहीं। हमेशा एक चीज याद रखनी है कि नोटिस जो है, हमेशा एक चीज याद रखनी है कि जो नोटिस है वो सारे डायरेक्टर्स को जाता है, ठीक है। चलो, इसके बाद आता है नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर इज लाइक, ये भी बोर्ड ही अपॉइंट करता है, जैसे कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अपना रिप्रेजेंटेटिव लगाना है, ही इज कॉल्ड अ नॉमिनी डायरेक्टर। प्रोफेशनल डायरेक्टर एज सच डिफाइंड नहीं है, बट वैसे होता है जिसका प्रोफेशन कंपनी से मैच करे, ठीक है, जैसे कि हॉस्पिटल कंपनी है तो डॉक्टर डायरेक्टर है, इट इज लाइक दैट, राइट। कैजुअल वैकेंसी होता है कि वेकेशन हो जानी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म, यानी कि टर्म अभी खत्म नहीं हुआ है लेकिन पर्सन का ऑफिस वेकेट हो गया या वो डिस्क्वालीफाई हो, जो भी, तो इसका जो राइट है वो मिला है बोर्ड को। बोर्ड जो है वो पॉइंट कर सकता है ऐसे पर्सन को। वेरी वेरी सिंपल इसका जो राइट है, और बाद में आप रेटिफाई करवा लो, अप्रूव करा लो उसे जनरल मीटिंग में।
एक यहाँ पे कैच किया है, मैं आपको बताती हूँ, जिसपे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, अभी तक तो आप ये चीजें देख रहे हो कि अगर कैजुअल वैकेंसी हो गई यानी कि एक्सपायरी ऑफ टर्म हो गई तो बोर्ड अपॉइंट करता है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स था, उसकी कैजुअल वैकेंसी हो गई, बोर्ड ने मिस्टर वाई को अपॉइंट कर दिया, लेकिन बाय चांस मिस्टर वाई की भी कैजुअल वैकेंसी हो गई, तो अब कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड या जनरल मीटिंग? जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स, क्योंकि जो कैजुअल वैकेंसी होती है ना वो एक ऐसे डायरेक्टर की होती है जिसे जनरल मीटिंग में अपॉइंट किया गया था और अब उसका टर्म एक्सपायर होने से पहले उसकी कैजुअल वैकेंसी हो गई है, तो ये राइट चला जाता है बोर्ड के पास। लेकिन जिस पर्सन को बोर्ड ने अपॉइंट किया है, जिस डायरेक्टर को बोर्ड ने अपॉइंट किया, अगर उसकी कैजुअल वैकेंसी हो जाए तो बोर्ड उसको अपॉइंट नहीं कर सकता। जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स ही उसे अपॉइंट कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर केस लॉज आते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो कभी कंफ्यूज नहीं होना। इस टॉपिक को दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखना है कि जिस डायरेक्टर को वो जनरल मीटिंग अपॉइंट करती है उसकी कैजुअल वैकेंसी पे, उसकी कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करती है, बोर्ड। लेकिन अगर बोर्ड का अपॉइंटेड डायरेक्टर है, उसकी कैजुअल वैकेंसी हो जाती है, तो बोर्ड उसे दोबारा अपॉइंट नहीं कर सकता, फिर उसकी अपॉइंटमेंट होती है जनरल मीटिंग में। ठीक है, उसके बाद टॉपिक आता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। ये हमने थोड़ा बहुत आपने बेसिक पढ़ा ही है। तो जो फर्स्ट डायरेक्टर्स थे हमने देखा था सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, जनरल मीटिंग में। अब ये जनरल रूल है कि सारे के सारे डायरेक्टर जनरल मीटिंग में ही अपॉइंट किए जाते हैं, बिकॉज ये शेयर होल्डर्स का राइट है, राइट। सो नॉर्मली अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, रेगुलराइजेशन, ये सब कुछ जनरल मीटिंग में होती है। लेकिन इसका एक्सेप्शन है सेक्शन 161। सेक्शन 161 कहता है कि बोर्ड किन किन डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकता है। बोर्ड एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है, कैजुअल वैकेंसी एंड ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। फिर आता है स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, जिन्हें स्मॉल शेयर होल्डर्स अपॉइंट कर सकते हैं 151 में। और फिर आते हैं बाय ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल के पास भी पावर्स होती हैं डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की। अब जो फर्स्ट डायरेक्टर है वो मैंने आई थिंक पहले भी आपको बताया था कि कैसे अपॉइंटमेंट है। अगर तो कंपनी ने प्रोविजन डाला हुआ है आर्टिकल्स में फिर तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कंपनी ने स्पेसिफाई नहीं किया तो जब तक स्पेसिफाई नहीं होते, राइट, तब तक अदर कंपनीज के लिए सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, और ओपीसी में तो जो बेचारा इंडिविजुअल मेंबर है वही बन जाएगा डायरेक्टर। ये इंपॉर्टेंट है, राइट ऑफ पर्संस अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर्स टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप, सेक्शन 160। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई और पर्सन इन प्लेस ऑफ द पर्सन जो कि रिटायर हो रहा है वो कोई और बाहर से आ जाए, राइट, जो रिटायरिंग पर्सन नहीं है? तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। उन्हें क्या करना है, सबसे पहले तो कंपनी को नोटिस भेजना है, नॉट 14 days बिफोर द मीटिंग, नॉट लेस देन 14 days बिफोर द मीटिंग, इन रिटर्न अपना जो कैंडिडेचर अनाउंस करना है। फिर वो नोटिस जो है, अब वो नोटिस खाली हाथ नहीं जाता, उसके साथ जाता है डिपॉजिट ऑफ 1 लाख रुपीज। ये इसीलिए है कि अगर कोई अपनी अपॉइंटमेंट सामने लेके आता है तो दे शुड बी क्लियर कि पैसे देके, अदरवाइज पता है हर कोई आ जाएगा। ठीक है, फर्स्टली तो इट इज इंपॉर्टेंट कि दे शुड बी रेडी कि इतना मनी डिपॉजिट कराना है, तो 1 लाख रुपीज डिपॉजिट कराना है। और क्या ये पैसे वापस मिलते हैं? हाँ, ये पैसे किन्हें वापस मिलते हैं? जो अपॉइंट हो जाता है, पहली बात। और या फिर जिसे मोर देन 25% ऑफ वैलिड वोट्स मिलती है। वैलिड वोट्स लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वैलिड, वो वैलिड का मतलब क्या होता है, प्रॉपर है, प्रॉपरली काउंट किए गए, इनवैलिड वाले हम बीच में से निकाल देते हैं। ठीक है, सो पहली बात है, अपॉइंट जो हो जाएगा उसको 1 लाख रुपए वापस मिल जाएगा, और जिसे मोर देन 25% ऑफ वैलिड वोट्स मिल जाएंगे उसे वापस मिल जाएगा, बाकियों का फोरफीट हो जाएगा, कंपनी रख लेगी। ठीक है, अगर निधि कंपनी है तो ये अमाउंट 1 लाख रुपीज है। ओ सॉरी, 10,000 रुपीज, सॉरी। अगर निधि कंपनी है तो ये अमाउंट 10,000 रुपीज है इंस्टेड ऑफ 1 लाख। अब यहाँ पे एक और बात आती है, अगर आपका नाम नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी रेकमेंड करती है तो भी क्या आपको 1 लाख रुपया देने की जरूरत है? ठीक है, एक है कि मैं कंपनी को फोन करके बोल रही हूँ कि यार मैं डायरेक्टर बनना चाहती हूँ। ठीक है, कंपनी बोलेगी ठीक है आप अप्लाई करो, 1 लाख रुपया लेके आना, पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन ये है कि कंपनी मुझे कह रही है, कंपनी का मुझे फोन आ रहा है, कंपनी किसी ऑफिसर का मुझे फोन आता है कि मैम हम आपको डायरेक्टर बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या उस टाइम पे मैं बोलूंगी कि मैं 1 लाख रुपया दूंगी? मैं तो बोलूंगी मैं तो नहीं देती। ठीक है, तुम्हें जरूरत है, मुझे थोड़ी है। इट्स अ वेरी बेसिक सिनेरियो, तो पैसे देने की जरूरत नहीं है। सो दैट ऑल्सो सेज कि जहां पे आपका नाम नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी अपॉइंट करती है, ठीक है, फर्स्टली। दूसरी बात, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए अमाउंट नहीं होती। ठीक है, डिपॉजिट की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं करता। दूसरी बात, अगर आपका नाम नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी रेकमेंड कर रही है, उस टाइम पे भी आप डिपॉजिट नहीं लेके आओगे। और जिस कंपनी में नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी नहीं होती वहां पे बोर्ड, ठीक है, बोर्ड। तो इस तरीके से ये सिनेरियो समझो, एक है मुझे जरूरत है डायरेक्टर बनने की तो मैं डिपॉजिट लेके आऊंगी, लेकिन अगर कंपनी को मेरी जरूरत है तो फिर मैं पैसा नहीं दूंगी। तो इट इज सिंपल वे टू अंडरस्टैंड। तीसरी बात, 160 जो सेक्शन है वो गवर्नमेंट कंपनी पे लगता ही नहीं है। कौन सी गवर्नमेंट कंपनी? जिसका इंटायर पेड अप शेयर कैपिटल या तो
सेंट्रल गवर्नमेंट ने हेल्ड किया है, या जॉइंटली और सेवरली या उसकी सब्सिडरी ने हेल्ड किया हुआ है, राइट। एंड इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, जिसके आर्टिकल्स कहते हैं कि बाय बैलेट ही आपने डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है, वहां पे भी 160 एप्लीकेबल नहीं होता। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स 164, जो कि है डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं आपको बताऊं तो इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो डाली हुई है, वो एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट बता भी देती हूँ। सबसे पहली बात, इसमें दो सेक्शंस हैं, वन टू। वन बात करता है पर्सन के बारे में, ठीक है, जो डायरेक्टर है, जो पर्सन है, उसमें क्या क्या कमियां हैं वो, और टू बात करता है कंपनी के बारे में, ठीक है। तो पहले हम वन की बात करेंगे। अगर कोई अनसाउंड माइंड का है एंड जिसे डिक्लेयर किया है अनसाउंड कॉम्पिटेंट कोर्ट ने, ऐसा नहीं है कि कोई बोल रहा है अनसाउंड माइंड का, नहीं, वो पर्सन डिक्लेयर्ड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट अनसाउंड है, तो सेकेंडली ही इज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है वो, थर्डली ही हैज अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट एंड हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग, ठीक है, उसने अप्लाई किया एडजुडिकेशन के लिए और उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है। फोर्थली, कोर्ट ने कन्विक्ट किया है उसे किसी भी सजा के लिए इन्वॉल्विंग मॉरल टर्बिट्यूड, जिसमें इम्प्रिजनमेंट ऑफ नॉट लेस देन 6 मंथ्स, मतलब 6 मंथ से ज्यादा की पनिशमेंट, एंड 5 years हैव नॉट elapsed, यानी कि 5 साल तक वो डिस्क्वालिफाइड रहेगा, 5 साल के बाद वो दोबारा जो है डायरेक्टर बन सकता है। लेकिन अगर कोई 7 years या 7 years से ज्यादा जेल में बिता के आता है, फिर वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। आप समझ लो, जो पर्सन 7 साल या 7 साल से ज्यादा जेल में काट के आया है, उसने कैसा क्राइम किया होगा, राइट, और ऐसे पर्सन को डायरेक्टर बनाना इज मॉरली रॉन्ग, ठीक है, इस तरीके से। देन एन ऑडिटर डिसक्वालिफाइंग हिम फ्रॉम अपॉइंटमेंट बाय अ कोर्ट और ट्रिब्यूनल, ठीक है, कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने बोला हुआ है कि भाई इसको नहीं लगाना एज अ डायरेक्टर, तो ही हैज नॉट पेड कॉल्स, उसने अपने कॉल्स पे नहीं की, विद अदर्स 6 months हैव elapsed। अब ऐसा नहीं है कि लास्ट डे जिस दिन उसने कॉल पे नहीं की उसी दिन वो डिस्क्वालीफाइड, नहीं, लास्ट डे के बाद भी उसको 6 मंथ्स का टाइम दिया कि भाई दे दे पैसे, दे दे, 6 महीने भी अगर वो नहीं देता फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, राइट। देन ही हैज बीन कन्विक्टेड फॉर एन रिलेटेड पार्टी एक्सपेंस, 188 में वो कन्विक्ट हुआ है ड्यूरिंग लास्ट 5 years, पिछले 5 सालों में, किसी भी 5 सालों में, मतलब पिछले 5 सालों में किसी भी साल में वो 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में अगर कन्विक्ट हुआ है तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ही हैज नॉट कंप्लाइड विद, ये डिन का सेक्शन है। इफ ही एक्सेप्ट्स डायरेक्टरशिप एक्सीडिंग 165 में, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स जो आती है उससे ज्यादा का किया हुआ तो भी नहीं, ठीक है। तो ये है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। उसके बाद आता है 164(2). 164(2) डील करता है कंपनी से। तो ऐसी कंपनी जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनुअल रिटर्न्स पिछले 3 सालों से नहीं भरी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनुअल रिटर्न्स पिछले 3 सालों से नहीं भरी है, दूसरा हैज फेल्ड टू रीपे द डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय इट और पे इंटरेस्ट देयर ऑन, ठीक है, इसमें 3 4 चीजों की बात हो रही। पहली बात, डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट देयर ऑन, उसके बाद रिडीम डिबेंचर्स, इंटरेस्ट देयर ऑन, और डिविडेंड। 5 चीजों की बात हो रही है, डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट देयर ऑन, डिबेंचर्स, इंटरेस्ट देयर ऑन एंड डिविडेंड, ये सारी चीजें फेलियर टू पे है, और ये फेलियर 1 साल से ज्यादा हो चुका है इन दोनों केसेस में। अब कंपनी अपने आप से तो काम नहीं करेगी ना, ये ड्यूटी डायरेक्टर के जो डायरेक्टर होंगे वो डिस्क्वालीफाई होंगे, ठीक है, जो डायरेक्टर होंगे वो डिस्क्वालीफाई जो है हो जाएंगे। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ तक आपने याद रखना है। उसके बाद रिलेटेड सेक्शन आता है वेकेशन 167। तो वेकेशन और 164 ना बड़ा रिलेटेड है। जैसे सबसे पहले जितने भी लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं, कहते हैं इन सबको वेकेट कर दो, इनको घर भेज दो, कैजुअल वैकेंसी हो गई, इनका टर्म खत्म हो गया। लेकिन 164(2) था जो, ठीक है, 164(2) क्या कहता है, क्या बोला कि कंपनी ने एनुअल रिटर्न नहीं भरी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इनको वेकेट कर दो, वो सब चले जाएंगे अपने घर, ठीक है, तो फिर भरेगा कौन, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने बोला वेयर ही इनकर्स द ऑफिस, जिस कंपनी में उन्होंने डिफॉल्ट किया, यानी कि एक्स वाई जेड लिमिटेड में अगर मिस्टर एक्स वाई जेड लिमिटेड ने 3 सालों तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न नहीं भरी, तो मिस्टर एक्स इस कंपनी को वेकेट नहीं करेगा, लेकिन बाकी कंपनीज, फॉर एग्जांपल वो एबीसी में भी है, पीक्यूआर में भी है, ठीक है, और भी कंपनी में, एमएनओ में भी है, इन सब में उसका वेकेशन हो जाएगा अंडर सेक्शन 167। लेकिन इस कंपनी में नहीं, अगर इसमें से भी निकाल दोगे तो मुझे बताओ कि फिर ठीक कैसे होगा, डिफॉल्ट गुड कौन करेगा, ठीक है। कुछ टाइम के लिए उन्होंने बोला इस कंपनी में वेके डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी, लेकिन इस कंपनी में वेकेशन नहीं होगी, इन सब में डिस्क्वालिफिकेशन भी हो जाएगी और वेकेशन भी हो जाएगी, ठीक है। लिखा ना, शैल बी एलिजिबल टू बी रीअपॉइंटेड, 5 साल तक इसे
अपॉइंट नहीं किया जाएगा। फर्दर उन्होंने बोला कि अगर किसी पर्सन को अपॉइंट किया जाता है एज अ डायरेक्टर, ठीक है, ये भी नहीं है कि ये कंपनी क्योंकि अब डिफॉल्टिंग कंपनी हो गई तो किसी नए डायरेक्टर को जब अपॉइंट किया जाएगा तो उसको डिस्क्वालिफिकेशन आते ही नहीं लगा देनी, फिर तो कोई आएगा ही नहीं। ठीक है, एक डिफॉल्टिंग कंपनी है, डिफॉल्ट अट्रैक्ट कर चुकी है, जैसे एक्स वाई जेड है। अब ये कह रहे हैं कि मिस्टर ए को बुला लो, ठीक है, मिस्टर ए नहीं बोलेगा कि तुम्हारे कंपनी में आने के तुमने पिछले 3 साल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं भरी तो मैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। तो बोला इस पर्सन को ना 6 मंथ्स तक आपने डिस्क्वालीफाई नहीं करना, इस पर्सन को 6 महीने का आप टाइम दो ताकि ये डिफॉल्ट को गुड कर दे। अगर ये वो नहीं कर पाता तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ही एब्सेंस हिमसेल्फ, ये मैंने पिछले एकेडमिक सेशन में भी आपको बताया था कि ये 12 बोर्ड मीटिंग से खुद को एब्सेंट कर देता है विद और विदाउट लीव ऑफ एब्सेंस। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, विद और विदाउट। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मिस्टर एक्स ने 12 मीटिंग्स अटेंड नहीं की लेकिन लीव ऑफ एब्सेंस दिया, वेकेटेड। चाहे लीव ऑफ एब्सेंस दो चाहे ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लगातार 12 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स होनी चाहिए, 12 कंसेक्यूटिव मंथ्स होने चाहिए जिसमें वो नहीं आता। 12 कंसेक्यूटिव मंथ्स, सॉरी नॉट मीटिंग, 12 कंसेक्यूटिव मंथ्स। अगर वो बीच में एक भी मंथ में आ गया, ठीक है, एक भी मीटिंग में आ गया ना बीच में, तो फिर वेकेशन नहीं होगी। So from all the meetings happened during 12 consecutive months, उस केस में जो है वेकेशन हो जाएगा। 184 का कॉन्ट्रावेंशन किया है अगर कॉन्ट्रैक्ट्स का, अरेंजमेंट्स का। फेल्स टू डिस्क्लोज इंटरेस्ट, 184 में ना अपना इंटरेस्ट बताना होता है, वो नहीं बताया। डिस्क्वालिफाइड बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल, he is convicted in a court whether involving moral turpitude or otherwise and sentenced for not less than 6 months से ज्यादा वो उसको सजा होगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आता है, इट्स अ बिट डिफरेंट फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन। तो डिस्क्वालिफिकेशन में तो वो सीधा सीधा डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, लेकिन वेकेशन के लिए थोड़ा टाइम दिया जाता है। तो वेकेशन के लिए फ्रॉम क्लॉजेस ई टू एफ, ई कौन सा है? ई इज अबाउट डिस्क्वालिफाइड बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल, एफ इज अबाउट मॉरल टर्बिट्यूड, राइट? तो ई एंड एफ के लिए टाइम क्यों दिया जाता है? सो दे से कि जिस दिन ऑर्डर होता है फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन 30 डेज दिए जाते हैं। 30 डेज तक द पर्सन का जो ऑफिस होता है वो वेकेट नहीं होता, ये 30 डेज होते हैं अपील करने के लिए। ठीक है, सो 30 डेज तक वेट किया जाता है। सो वेयर एन अपील और पिटिशन इज प्रेफर्ड, अगर फर्स्ट 30 डेज में पर्सन ने अपील कर दी तो जब तक वो अपील डिसाइड नहीं हो जाती, एंड नॉट जस्ट अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 7 डेज व्हेन इट इज डिस्पोज्ड ऑफ, यानी कि जिस दिन डिस्पोज ऑफ हुई उसके आगे 7 डेज दिए जाते हैं फॉर फर्दर अपील, राइट? और अगर फर्दर अपील वो कर देता है विद इन 7 डेज इस टाइम पे, तो टिल दैट अपील इज डिसाइडेड, राइट? क्योंकि फर्दर अपील के बाद तो अपील नहीं रहती, राइट? तो इस तरीके से सो जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो तो उसी टाइम पे हो जाती है, लेकिन वेकेशन उसी टाइम पे नहीं होती। वेकेशन के लिए टाइम दिया जाता है। हाउ इट इज, फर्स्ट 30 डेज दिए जाते हैं ताकि 30 डेज वो पर्सन अपील कर पाए। फिर अगर वो अपील कर देता है तो जब तक वो अपील डिसाइड होती है उसके भी आगे 7 डेज दिए जाते हैं, वो 7 डेज होते हैं फर्दर अपील के लिए। फिर जब भी फर्दर अपील डिसाइड हो जाए वो, इसलिए इस दौरान वेकेशन नहीं होती। एंड अगर ये टाइम बीत जाता है देन वेकेशन होती है। Or he is removed under the provisions of any act, or having been appointed a director by virtue of any other office, तो मतलब कोई और ऑफिस होल्ड कर रहा था जिसकी वजह से वो डायरेक्टर बना था, तो जब उसका वहां पे टेन्योर खत्म हो जाता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी वेकेशन हो जाती है, राइट? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज केएमपी। इससे पहले आप देखोगे कि मैंने अपॉइंटमेंट का कोई भी प्रोसीजर नहीं लगाया, तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अपॉइंटमेंट का कोई भी प्रोसीजर आपने लर्न नहीं करना। जो मैंने आपको एग्जैक्टली बताए हैं ना द मीनिंग्स ऑफ द डायरेक्टर्स, तो इसी तरीके से आपने अपॉइंटमेंट को लिखना है। सबसे पहले आपने उनका मीनिंग लिखना है, फिर आपने अगर तो बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट होना है तो बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट करना है, अगर जनरल मीटिंग में अपॉइंट होना है तो जनरल मीटिंग से पहले आपने बोर्ड मीटिंग कॉल करनी है, बोर्ड मीटिंग में सब कुछ अप्रूव करना है, डिसाइड करना है, फिर जनरल मीटिंग कॉल करनी है, और जनरल मीटिंग के बाद DIR 12 जो है वो फाइल करना है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू रिमेंबर ऑल द प्रोसीजर्स। उसके बाद आते हैं केएमपी। केएमपी में मेनली आता है सीईओ, एमडी और मैनेजर, सीएस, डब्ल्यूडीडी, सीएफओ, एनी अदर पर्सन वन रैंक बिलो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सच अदर ऑफिसर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं केएमपी, केएमपी, केएमपी वर्ड हमेशा आता रहता है। सो दीज आर द केएमपीज। इसके बाद आते हैं केएमपी किन किन ने रखने हैं। तो सबसे पहले तो पब्लिक कंपनी हैविंग this paid up share capital of 10 करोड़ और मोर, एंड लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी में तो कोई थ्रेशोल्ड नहीं होता। इन दोनों ने रखने हैं केएमपी। कौन कौन से? एमडी या फिर सीईओ या मैनेजर, और इन देयर एब्सेंस डब्ल्यूडीडी, यू नो, एंड देन सीएस एंड देन सी
CFO, ये जो अपॉइंटमेंट है, दिस इज एज पर रूल 8, appointment of KMP. Every listed company and every other public company having a paid up share capital of 10 crore or more shall have a whole time KMP. लेकिन प्राइवेट कंपनी जो है 10 करोड़ और मोर से, बाकी तो किसी को नहीं रखना, लेकिन CS को रखना है, क्योंकि CS की रिक्वायरमेंट होती है 10 करोड़ और मोर ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, चाहे कंपनी प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो। तो एज इस पूरे सिनेरियो में, KMP के सिनेरियो में, एक CS ही ऐसा पोस्ट है या ऐसा पर्सन है, ऑफिसर है, जिसे प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, उसे भी रखना पड़ेगा। प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है? MD का, होल टाइम डायरेक्टर का, मैनेजर का बोर्ड मीटिंग के थ्रू करना है। अपॉइंटमेंट ऑफ MD, WTD और मैनेजर एंड द टर्म्स एंड कंडीशंस हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड एट अ बोर्ड मीटिंग ऑन द बेसिस ऑफ दैट NRC। तो बोर्ड मीटिंग में सबसे पहले, फिर जनरल मीटिंग कॉल करनी है। हमेशा याद रखना है कि जनरल मीटिंग से पहले बोर्ड मीटिंग कॉल करनी है। फिर एक होता है CG एंड देन फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अब यहाँ पे ना जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, वो सब कुछ मेंशन रहता है हमारे शेड्यूल 5 ऑफ कंपनीज एक्ट में, राइट? शेड्यूल 5 में सब कुछ मेंशन है। लेकिन अगर आप शेड्यूल 5 से वेरी करते हो, शेड्यूल 5 से जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उन्हें फुलफिल नहीं करते हो, तो आपको लेनी पड़ती है सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल। एंड लास्टली आपको फाइल करना पड़ता है रिटर्न ऑफ अपॉइंटमेंट विच इज MR1। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। ऑफिसर इन डिफॉल्ट, ऑफिसर इन डिफॉल्ट कौन हो सकता है? होल टाइम डायरेक्टर, KMP, और जहां पे KMP नहीं है, सच डायरेक्टर और डायरेक्टर्स जो के पेनल्टी या पनिशमेंट के लिए जहां पे भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट होते हैं, तो नेमली होल टाइम डायरेक्टर हो गया, KMP हो गया, या KMP नहीं है जो भी ऑथोराइज बोर्ड है। देन एनी पर्सन जो इमीडिएटली अथॉरिटी है बोर्ड या KMP का, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे दी गई थी, एनी पर्सन जिसके एडवाइस से आप ये चीज कर रहे हो, प्रोवाइडेड कि ये प्रोफेशनल कैपेसिटी की एडवाइस नहीं हो चाहिए। ऐसा ना हो कल को आप CS CMA प्रैक्टिस वाले, या फिर जो हमारे लॉयर्स हैं जो प्रैक्टिस में, आप उनके पीछे पड़ जाओगे कि आपकी एडवाइस से हमने किया था। नहीं, वो नहीं। जो अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी से एडवाइस दे रहे हैं वो नहीं, उसके अलावा। देन एवरी डायरेक्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजंस, राइट, जो कि अवेयर था कॉन्ट्रावेंशन के, लेकिन फिर भी उसने रोका नहीं। इन रिस्पेक्ट ऑफ द इशू और ट्रांसफर ऑफ एनी शेयर्स, तो ट्रांसफर एजेंट्स, रजिस्ट्रार्स, मर्चेंट बैंकर्स, बेसिकली जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है गलती के लिए, वो बन जाता है ऑफिसर इन डिफॉल्ट। देन कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो कंपनी सेक्रेटरी है, सबसे पहले उसे किसने रखना है? मैंडेटरीली लिस्टेड कंपनीज ने रखना है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर, प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर। और कंपनी सेक्रेटरी ही ऐसी इकलौती पोस्ट है जिसकी एड निकाली जाती है, राइट? अगर आप इसका प्रोसीजर देखोगे तो एड के थ्रू इन्हें बुलाया जाता है, ठीक है? एड निकलती है, लोग अप्लाई करते हैं, देन उनकी अपॉइंटमेंट की जाती है। रिमूवल, ये थोड़ा सा वो है, आपको लगेगा कि क्योंकि इसमें एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन जो है वो बोर्ड को दी हुई है। ऑफ कोर्स नेचुरल जस्टिस के हिसाब से अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो मिलेगा ही, लेकिन फिर भी एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन बोर्ड के पास है। अगर वो कंपनी सेक्रेटरी को हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। प्रोसीजर फॉर रिमूवल एंड रेजिग्नेशन है। कंपनी सेक्रेटरी कैन बी रिमूव्ड, ऑफ कोर्स बोर्ड मीटिंग कन्वीन कर लो, वो रेजिग्नेशन लेटर जो है वो दे देंगे। अगर रिजाइन कर रहे हैं, DIR-12 फाइल करना है। स्टॉक एक्सचेंज में है तो बोर्ड मीटिंग के बारे में स्टॉक एक्सचेंज को बता देना है। जनरल नोटिस इशू कर दो एंड रिजल्टिंग वैकेंसी बोर्ड जो है वो 6 मंथ्स में फाइल कर देगा। तो यहाँ पे आपने यही चीजें याद रखनी है। डायरेक्टर के केस में एक DIR-12 याद रखना है। अपॉइंटमेंट, सीजेशन, जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ, रिमूवल, ठीक है, रेजिग्नेशन, सब कुछ इसमें निकलना है। और एक DIR-11 होता है जो डायरेक्टर फाइल करता है। अगर डायरेक्टर रिजाइन देता है ना, तो डायरेक्टर फाइल करता है DIR-11। तो ये 2-3 फॉर्म्स आपने याद रखनी है। फिर आता है मैनेजरियल रेम्युनरेशन। मैनेजरियल रेम्युनरेशन जो है वो 2 सेक्शंस डील करते हैं, सेक्शन 197 एंड शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 के पार्ट 2 में रेम्युनरेशन गिवन है। सेक्शन 1 अगर प्रॉफिट हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, और दूसरा अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो सबसे पहले दिस टेबल इज वेरी वेरी यूजफुल कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो किस तरीके से आपने रेम्युनरेशन देनी है। मैक्सिमम रेम्युनरेशन ये है, और ये है अगर आप मैक्सिमम से भी ज्यादा देना चाहते हो तो बहुत ईजी है। कुछ भी मैक्सिमम से ज्यादा देना होता है तो आप शेयर होल्डर्स से जनरल मीटिंग में जो है अप्रूव करवा सकते हो। वही इधर लिखा हुआ है। पहले इधर की डिस्कशन करते हैं। डायरेक्टर्स, सारे डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर, टोटल में 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वन मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर है तो 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। मोर देन वन मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर है तो 10%। डायरेक्टर्स जो कि ना तो MD है ना ही WTD है, 1%। अगर
कंपनी के पास मैनेजिंग डायरेक्टर या डब्ल्यूटीडी है। अगर कंपनी के पास मैनेजिंग डायरेक्टर या डब्ल्यूटीडी नहीं है तो दिस नंबर इज 3%। तो नीचे और ज्यादा क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। वैसे टोटल में 11% है। 1 MD डब्ल्यूटीडी मैनेजर के लिए 5%, मोर देन 1 है तो 10%। डायरेक्टर जो कि ना तो एमडी है ना डब्ल्यूटीडी है, अगर ऑलरेडी उनके पास एमडी है तो एमडी या डब्ल्यूटीडी है तो 1%, अगर नहीं है तो 3%। और ये सारे अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो बहुत ईजी है। जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर से आप ये बढ़वा सकते हो। यहाँ पे नीचे जो है प्रॉपर टेबल भी दे रखा है। ये रहा लिमिट जो है, ये टोटल है, दिस इज टोटल। बढ़वाना है तो शेयर होल्डर का अप्रूवल प्लस पेमेंट शुड बी मेड इन अकॉर्डेंस विद शेड्यूल 5। उसके बाद आता है ये इंडिविजुअल लिमिट है। अगर रेम्युनरेशन पेबल टू एमडी नॉट एक्सीडिंग 5%, अगर यू नो मोर देन 1 है तो 10%। ये भी इंडिविजुअल लिमिट्स है जो एमडी डब्ल्यूडी अगर तो है, एमडी डब्ल्यूडीडी है तो बाकी के डायरेक्टर्स को 1%, अगर नहीं है तो 3%। अगर बढ़वानी है तो जनरल मीटिंग में आप अप्रूवल ले सकते हो। सो दिस इज वेरी वेरी यूजफुल। इसके बाद बारी आती है ये लास्ट टाइम आई थिंक अमेंडमेंट हुई थी, ये वाला पोर्शन ऐड हुआ था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है या इनएडिक्वेट प्रॉफिट है तो कैसे देना है। जैसे इफेक्टिव कैपिटल के हिसाब से आप दे सकते हो। यानी कि अगर इफेक्टिव कैपिटल नेगेटिव या लेस देन 5 करोड़ है तो 60 लाख, 12 लाख। 5 करोड़ टू 100 करोड़ है 84, 17। 100 टू, ये आपने लर्न करना अच्छे से, ठीक है। 100 टू 120, 24। अगर इससे ज्यादा है, 250 से ज्यादा है तो 120 प्लस 0.1%। जो 250 से ज्यादा, 24 प्लस 0.01% 250 से ज्यादा। अब ये तो मैनेजरियल रेमुनर पर्सन का था जो हमने अभी पढ़ा, जो केएमपी में आते हैं। अब ये अदर डायरेक्टर्स कहाँ से आ गए, तो ये अदर डायरेक्टर्स की डेफिनेशन नीचे शायद एक्सप्लेनेशन दी भी गई होगी, नहीं दी है, ओके। अदर डायरेक्टर्स में आते हैं हमारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। वो कहते हैं बेचारे इनको भी तो दे दो, ठीक है। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन लुक्स अप टू कि व्हाट इज द कंपनी पेइंग मी, ठीक है। तो अगर आपका प्रॉफिट नहीं है, इनएडिक्वेट है, आप मैनेजरियल पर्सोनल को दे रहे हो, डोंट यू थिंक कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी देना चाहिए। हालांकि फर्क है दोनों में, लेकिन फिर भी ये अमेंडमेंट आई थी तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बारी आती है सिटिंग फीस की। वैसे तो मैंने सिटिंग फीस के बारे में बता भी दिया है, बट दोबारा बता देती हूँ, इट इज इंपॉर्टेंट। सिटिंग फीस जो मैक्सिमम थ्रेश रहता है वो रहता है 1 लाख पर मीटिंग का, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड जो विमेन डायरेक्टर्स होती हैं उनकी सिटिंग फीस बाकी डायरेक्टर से कम नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत क्वेश्चंस जो है आते हैं। एंड विद दिस वी एंड द टॉपिक। अब अगेन पिछली बार की तरह मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराए हैं ड्यू टू टाइम रिस्ट्रेंट्स। तो इसके अलावा जो प्रोसीजर्स रह गए वो आप अपने आप से देख सकते हो। वैसे आई वुड सजेस्ट यू कि आपने प्रोसीजर्स बिल्कुल भी लर्न नहीं करने, बिकॉज दैट इज नॉट अ गुड आइडिया, राइट। वैसे अपनी तरफ से मैंने ट्राई किया कि मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक बार टच कर दूं, एक बार आपको एक बार रिकॉल करवा दूं। एंड फॉर श्योर टुमारो आई विल कम अप विद पार्ट सी। मुझे पता है मुझे कुछ बच्चों के डीएम्स भी आए हैं कि मैम आप पार्ट सी नहीं करवा रहे हो, बट आई विल। आई एम सॉरी, आई वाज बिजी इन द लास्ट 2 days, बट आई विल कम अप। तो ये आप कर लेना तो काफी हद तक आपका पार्ट बी जो है वो मैंने कवर करवा दिया है। बाकी आप खुद से भी कर लेना। दीज आर जस्ट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। वो टीनी टाइनी डिटेल्स होती है ना जिससे आप छोटे छोटे केस लॉ सॉल्व कर सकते हो। दैट इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स टोटली फ्री, जस्ट सब्सक्राइब इट। एंड आई विल सी यू टुमारो विद अनदर एकेडमिक सेशन ऑन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको पता चल जाए। बाय बाय।